मित्रों, मंच पे बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए सब मेरे परिजन हैं, इसलिए मैं औपचारिकता का निर्वहन न करते 2 मिनट का वक्त कार्ड में भारत में लिख के भेजा था, तो उससे भी कोशिश करूँगा कि 2 मिनट में मैं अपनी बात करूँ। लेकिन अभी मेरे ठीक पहले कृष्णन जी ने जो बातें कही है बहुत मन भावुक हो गया और मैं भी जानती और पारस के विषय में अगर मैं कहने लगूं तो ये संभव नहीं है कि 2 मिनट या 5 या 10 या 20 मिनट अपनी बात कह सकें। तो मैंने कुछ लिखा है, 1.5-2 मिनट का संबोधन लिखा है, मैं उसे पढ़ लूं। अवसर है आज पुस्तक लोकार्पण का, ऐसे ही कोई पारस नहीं। रोहित जी, आप तो सुनते नहीं हैं, दूसरे को सुनते नहीं हैं। प्रिय साथियों, आज का ये क्षण मेरे लिए केवल एक पुस्तक लोकार्पण का नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों, अपनी विरासत और अपने अनुज के आत्मस्वरूप को नमन करने का अवसर। मेरे पिता हरिकुंज पेशे से फोटोग्राफर थे। उनका स्टूडियो चित्रशाला सिर्फ कैमरे का ठिकाना नहीं, वह साहित्य, रंगकर्म, चित्रकला और अध्यात्म का जीवंत केंद्र था। चित्रशाला की छत पर बना हुआ कमरा, जहाँ बाहर से आए साहित्यकार रहते थे, जहाँ गोष्ठियां होती थी, जहाँ शब्दों की सांसें चलती, उन्हीं दीवारों में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को महीनों तक शरण दी। ये सब ऐतिहासिक तथ्य है, इसे लिखा जाना चाहिए और इसे जानना जाना चाहिए कि हिंदी साहित्य में बिहार का, खास करके भागलपुर का क्या योगदान है। जो मैंने लिखा नहीं है जरा समय, वो कह देता कि हिंदी साहित्य का प्रकाशन का जो आरंभ हुआ है वो हिंदी पट्टी मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये जो हिंदी पट्टी है उसका आरंभ भागलपुर से हुआ और भागलपुर, लहरियासराय वगैरह से होते हुए ये कालांतर में बनारस होते हुए इलाहाबाद पहुंचा और इलाहाबाद से फिर ये इसकी यात्रा दिल्ली जाके समाप्त। ये शुरुआत उसकी हमारे शहर से, हमारे शहर में जो प्रकाशन संस्थान था, तो हिंदी की जितनी भी साहित्य और जितने भी लोग थे वो सब अपनी पुस्तकों का प्रकाशन कराने भागलपुर आए। और इसी क्रम में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री भी भागलपुर आ गए थे। उन्होंने 6 महीने का प्रवास किया था और उनका ठिकाना था चित्रशाला के छत पे बना हुआ है कमरा। वह रक्षा में वहीं से पब्लिश हुआ भागलपुर। फिर वैशाली की नगर बंधु का भी प्रकाशन वहीं से। ये सब इतिहास है। तो उन्हीं दीवारों ने आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को महीनों तक शरण दी, जहाँ से वैन रक्षा में और वैशाली की नगर बंधु जैसी कृतियां रही। वहीं फणीश्वरनाथ रेणु रहे, वहीं गोपाल सिंह नेपाली रहे और हमारे बचपन की चेतना में साहित्य उतरता चला गया। मेरे पिता केवल फोटोग्राफर नहीं थे,
उन्होंने एक संगीतालय की स्थापना की, श्री गौरांग संकीर्तन समिति की नींव रखी, यानी कैमरे के साथ सुर के साथ साधना इन्हीं जड़ों से उपजा। मेरे पिता अपनी 7 बहनों के बाद जन्मे और मैं उनके 9 संतानों में प्रथम निसंकोच स्वीकार करता हूँ, हम में से किसी को फोटोग्राफी को छोड़कर उनकी बहुमुखी कला का पूरा उत्तराधिकार नहीं था। लेकिन जो आनुवांशिक दीपक बुझने को था वह पारस में फिर से जल उठा। एक हकीकत है, हम लोग तो मेरे पिता की जब डेथ हुआ, मेरे बाद बहन, फिर भाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरे तमाम भाई बहुत छोटे थे, बच्चे थे, इनकी पढ़ाइयाँ चल रही थी, सब कुमारा, रहने के लिए 2 कमरे का मकान था। उसी 2 कमरे के मकान में हम लोग सब और हमारी दीदी बैठी हुई हैं, मेरी दीदी की छोटी बहन, इनकी माँ, हम लोग सब वहीं रहते। और उस 2 कमरे में लगता था कि बहुत बड़ा पूरा शहर ही हमारा, कोई कुछ कमी नहीं। लेकिन जब मेरे पिता चले गए और 9 भाई बहन सब बहुत छोटे छोटे, तो मेरे अंदर जो भी था पिता से मिला हुआ। मैं शुरू में नाटक भी लिखता था और अखबार भी हमने निकाला था, बहुत काम करते थे, लेकिन अब उसका अवसर नहीं था कि वो गीत चले साहित्य का कलाकार से। मैं तो उलझ गया परवरिश में, और उस परवरिश में मैं कब जवान हुआ कब बुढ़ापा आया पता नहीं चला। तो मेरे अंदर से वो निकल नहीं सका साहित्य, लेकिन पारस ने उसको संभाला। हम लोग तो फंस गए तो अच्छा परिवार बसा। 2 कमरे से हमारा मकान 8-9 बेडरूम का मकान बन गया, सब कुछ सही हो गया। तो मुझे अपने लिखे हुए को ही पढ़ना चाहिए था, मैं भावुकता में रहता। तो मेरे पिता के बाद मैंने लिखा था कि उनको आनुवांशिक दीपक बुझने को था, वह पारस में फिर से जल उठा। गीत, गजल, लघु कथा, संपादन, संस्थान, मंच, साहित्य की हर परत में वह सक्रिय है। माइक पर उसकी आवाज में एक स्वाभाविक आत्मीयता आई, वक्ता बना। मेरी अपनी परिस्थितियां मुझे समय नहीं दे सकी, मेरे अन्य भाइयों में भी प्रतिभा थी। ये बात नहीं है कि वो साहित्य का अंकुर सिर्फ मेरे में था या पारस में था, बाकी भाइयों में भी ये था, ये गुण था। एक बार की कहानी है, मैंने इसमें लिखा है कि चंदन मेरा छोटा भाई, जिसे पारस से छोटा, वो मेरे प्रेस पे गया हुआ था एक नॉवेल अगिन देना। उसमें एक दृश्य था कि टेरिस पे किचनेट है, वहाँ पे लोग बैठते हैं रोज रात में, बूढ़े लोग बैठते हैं और वहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है। उसका पूरा दृश्य वर्णन था और मैंने बड़े बारीकी से वर्णन किया था कि क्या बनाया जा रहा है, किस तरीके से बनाया जा रहा है। वो तो यथार्थवादी लेखक की जो परंपरा है वो और इस पे चला गया और उसकी पांडुलिपि चंदन बैठ करके पढ़ रहा था। तो चंदन ने मुझसे कहा कि भाई जी बहुत शानदार आपने लिखा है, बड़ा चमत्कृत हुआ वो पढ़ करके। उसने कहा कि इसमें कमी है, क्या कमी इसमें आगे? तो वो जो बन रहा है, भोजन जो बन रहा है, जो लोग आए हैं
खुशबू होनी चाहिए थी जो पाठक को पढ़ते हुए वो खुशबू उसके नाक में पहुंचे। तो ये तो क्या है जो यथार्थवादी साहित्य है वो अब जो युग चल रहा है यथार्थवादी साहित्य का कई उसमें 2000 के बाद से वो जो रियलिज्म में है वो हो गया मेटा रियलिज्म। तो ये बातें जो है महसूस करने वाली बातें हैं वो मेटा रियलिज्म की बातें हैं। और ये बात वो कह रहा है वो उसके पहले तो मैं चकित हो गया और मैं समझ गया कि नहीं वो जो है जो हम लोग मैच करते हैं जो हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे भाइयों में वो गुण बिल्कुल भी नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। तमाम भाइयों में वो बातें आई, लेकिन सब व्यापार में, परिवार में, उलझनों में इतने हम लोग व्यस्त रहे कि हम लोग साहित्य के क्षेत्र में कुछ कर नहीं सके। लेकिन पारस के साथ ऐसा नहीं, वह रुका नहीं, वह बाहर अपने स्वभाव की उन्नति की तरह। अब प्रॉब्लम क्या है पारस के साथ कि उसे सुख दुख का हिसाब नहीं आता। फिर लोगों ने कहा, हमारे छोटे भाई इन्होंने कहा कि बहुत संघर्ष है, उन्होंने कहा कि बहुत संघर्ष में रह रहा है। फिर क्यों संघर्ष में रह रहा है? उसका भाई जो उसका बाप है, मैं जो पिता हूं इसका, समर्थ है, हर सुख देने में समर्थ है। मुझे याद है कि जब हमने रिनोवेशन शुरू किया अपने मकान का, तो इसके कमरे में इसका एक कमरा अलग हमने बनाया और वो अलग कमरा बना करके हमने उसमें एसी का टैक लगाया और उसमें मैंने एसी घुसाया। अच्छा, मैं एक बार जिक्र कर देता, अब ये मामला 2 मिनट से ज्यादा का हो गया, चलिए 5-7 मिनट जरूरी है, मौका नहीं मिलता है कहने का। क्या बात वहीं से स्टार्ट कर। इसके कमरे में वो जो डॉक्टर ने बनाया उसमें एसी हमने घुसवा दिया तो बहुत बिगड़ गया। भाई जी मुझे एसी बेसी का क्या काम है? खोल भाई खोल भाई खोल भाई। फिर जब मैंने पहले एक ही टीवी था हमारे का, हम लोग आंगन में बैठ के फिर धीरे धीरे हमने कहा कि सबको दो, सबकी अपनी प्राइवेसी है। संयुक्त परिवार जो है वो प्राइवेसी नहीं मिलने की वजह से टूट जाता है। या आपका संयुक्त परिवार में अगर बहुत ओवरफ्लो हो जाएगा आमदनी का तो परिवार टूट जाएगा, या आपके परिवार में अगर अभाव हो जाएगा पैसे का तो परिवार टूट जाएगा। एक सबसे पहली बात एक प्राइवेसी सबको। तो 5 भाई है, 5 भाई अपनी शादी ब्याह कर दिया, उसके बच्चे हो गए। अब एक बाथरूम हमारे घर में था, अगर उसी एक कॉमन बाथरूम में सब बहुत लोग आएंगे तो परिवार टूट जाएगा। तो हमने सबको इस तरीके से मैनेज किया कि सबका अपना बाथरूम हो, सबका एक अपना जिंदगी का एक ये हो जहाँ अपना प्राइवेसी हो वहाँ रहे। तो अब वो संभव नहीं रहा कि एक ही टीवी से काम चल जाएगा। तो हमने सबके कमरे में एक टीवी हमने सेट किया। एक पारस के कमरे में जब टीवी हमने लगाया तो ये बहुत बिगड़ गया और वो कार्टून में उसने पैक कर दिया। ये 25 साल पुरानी बात है और वो कार्टून अभी तक इसके मसाल में रखा। तो आप साधु हैं, संत हैं, जो भी हैं, पारस सिगरेट नहीं पीता है, पान नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, उसमें कोई व्यसन नहीं है। परिवार का हर आदमी अपने अपने गाड़ियों में, अपने अपने स्कूटी में और 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों बार अपने 4 व्हीलर में, लेकिन पारस को कोई लेना देना उससे। ये पैदल चलेगा, ये अपने कमरे में टीवी नहीं रखेगा, ये अपने कमरे में एसी नहीं रखेगा, ये ढंग का कपड़ा नहीं पहनेगा, इसको कोई शौक नहीं है। ये कमाल है।
ये बात समझ के परे की ये बात, कोई बात नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसे दुख और सुख का जो फर्क है, दर्द में और खुशी में जो एक फर्क आता है, उस फर्क का उसका जो फर्क है पता नहीं, उसका एहसास नहीं है। तो भाई ये तो योगियों का गुण है, संतों का गुण है, ठीक है, पारस ऐसा ही है। तो उसे दुख का एहसास नहीं आता, वह हर हाल में निश्चित है, और शायद इसी कारण वह आज भी अपने भीतर का बच्चा बचाए हुआ है। बहुत बचा। अब आज जब वह अपने जीवन के 70वें वर्ष में प्रवेश करेगा, एक आध साल में मेरा छोटा भाई 70 वर्ष का हो जाएगा, तो मैं उससे केवल एक ही कामना करता हूं। आज आप लोगों के सामने मैं कह रहा हूं, तो देसी मत रखो, गाड़ियों का सेवन मत करो, परिवार के जो सुख सुविधा है उसको जैसे हो, कोई बात नहीं, वैसे हो। लेकिन मेरी कामना है, हमने इसे लिख लिया है, ऐसे मैं पोस्ट भी कर दूंगा फेसबुक पर। मैं उससे केवल एक ही कामना करता हूँ कि वो लेखन में और अधिक केंद्रित हो जाए। व्यापार से नहीं मतलब, मेटलिस्टिक नहीं बनना है मतलब, लेकिन लेखन में और ज्यादा केंद्रित हो जाओ, और फेसबुक और नेपाली जी से थोड़ा सा समय जुड़ा कर गंभीर साहित्य को अब लिखो। शेष जीवन जो है इसको लिखने का गुण है, सरस्वती जागृत है, ये लिखे और गंभीर साहित्य लिखे। बस मैं उससे और कुछ नहीं चाहता।